आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। आज हमारे ब्यूरो में रिपोर्टिंग रूम के अंदर पूरे प्रदेश के व्यापारी जगत के लोग, नामचीन लोग यहां पर इकट्ठा हैं और नई सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जब नई सरकार बनेगी तो उनकी पुरानी समस्याओं को न केवल दूर किया जाएगा बल्कि कुछ नई योजनाएं भी जो है वो लेकर आई जाएंगी। सर, आपका नाम और परिचय? मैं अमित त्यागी, शुभ अभिलाषा ग्रुप से। हम एजुकेशन, रियल एस्टेट, फाइनेंस और एफएमजीसी में काम करते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जैसे सरकार बनती है जनता के लिए और जनता के द्वारा, व्यापारी वर्ग भी कुछ इस तरह से काम करता है। पुल है जनता के लिए, जनता की सर्विस के लिए। अगर व्यापारी वर्ग खुश नहीं रहेगा तो रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा। और हमारा काम तो कुछ इस तरह से है कि जैसे पिच पे खड़े हैं और खेलना है, सरकार को हमें पिच अच्छा देना है जी। और कुछ समय से व्यापारी वर्ग के लिए कठिनाइयां आ रही हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि व्यापार होना सबसे बड़ा डिपेंड है। अगर व्यापार होता है तो एजुकेशन में भी पैसा जाएगा, रियल एस्टेट में जाएगा, आपका हेल्थ केयर में जाएगा और व्यापारियों को आप जितना लाभ दे पाएंगे। राजस्थान अभी भी जो है हिस्टोरिकल पैलेसी जाना जाता है और अभी तक व्यापार के लिए जो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो योजनाएं चाहिए उसमें थोड़ी इतना विख्यात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज मोदी जी भी हैं तो वो व्यापारी वर्ग के वजह से ही हैं, तो व्यापार का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, अमित जी ने कहा कि अगर सरकार पिच अच्छी देती है तो वो खेल भी बेहतर दिखाएंगे। अगर पिच ही ठीक नहीं है तो व्यापारी खेल नहीं पाएगा और अगर व्यापारी नहीं खेला तो इसका सीधा असर दूसरे क्षेत्रों पे भी पड़ेगा। राजस्थान अपने टूरिज्म के लिए आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है, व्यापार के लिए उसकी पहचान गुजरात से पीछे। देखिए, मेरा नाम प्रतिम तंबोली, आई एम CEO ऑफ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। जो सरकार जो अब बने वह स्वागत योग्य है। हमने, जनता ने पूर्व में भी सरकार को नॉमिनेट किया और उन्होंने अपना कार्य किया। हमें अगर आगे देखना है, क्योंकि जो पास्ट हो चुका है हम उसके ऊपर चर्चा तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। भविष्य देखें तो हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देखिए, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा जो फंडेड है वो बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो आज ये कॉम्पीट न करके कोलैबोरेट करें। हमारे सामने कई बेसिक समस्याएं हैं। अभी तक हम इन्फेक्शियस डिजीज जिसको हम कहते हैं, वेरी पर्टिकुलरली डेंगू, चिकनगुनिया और ये जो जीका वायरस के जो डिजीज हैं, मलेरिया जो डिजीज है, अभी हमने उसके ऊपर काबू पाना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक बहुत बड़ा एक सवाल है। 41% जो हमारी जनसंख्या है वो यूथ है और वो सरकार की तरफ आंखें टिका कर देखिए कोई ऐसी पॉलिसी या गवर्नेंस आएगी जो भविष्य के लिए उनके लिए एक रास्ता साफ कर सके। इस बार युवाओं ने अगर वोट दिया होगा तो इस आशा के साथ दिया होगा और उनकी आशा को मैं समझ सकता हूं कि वो देखते हैं कि क्या जॉब्स नहीं हो सकते, इतने सारे जॉब्स हम नहीं बना सकते जितनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। सो ऐसी पॉलिसीज आए जो मोटिवेट करे यूथ को, रूरल सेक्टर में जाए, सेमी अर्बन सेक्टर में जाए। और क्योंकि अर्बनाइजेशन काफी हमारा हो रहा है, लेकिन जो यूथ है वो आज रूरल, सेमी अर्बन एरिया में भी है और वहां डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और इंस्टीट्यूशंस लाइक जहां हम गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और मेडिसिटी जो आज उदयपुर में है, वहां हम देखें तो हम एक ऐसे एरिया में एस्टैब्लिश्ड हैं जहां पर कि वो कोई मेट्रो नहीं है, कोई कैपिटल सिटी नहीं है। वहां के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, क्लिनिकल इक्विपमेंट्स हैं या रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और स्वास्थ्य जो शिक्षा है उसके अंदर जो R&D होना चाहिए, उसमें एक सिमुलेशन लैब्स जो हैं वो फंडेड होनी चाहिए। सरकार को एक नॉर्म बनाना चाहिए कि जो गुड इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट की, उसमें वो एक जैसे मैंने कहा कि कोलैबोरेट करें, साथ कदम से कदम मिला के चलें और आगे बढ़ें। सर, कई तरह के व्यापारियों की समस्याएं सामने आ रही है। सजेशन भी व्यापारी यहां पर दे रहे हैं क्योंकि वो लगातार जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कुछ दिक्कतें, समस्याएं पूर्ववर्ती सरकार में आई भी हैं तो उनके लिए बाकायदा उनके पास सजेशन है, सिर्फ शिकायत नहीं है कि इस तरीके के समाधान के साथ नई सरकार बनती है। सर, आप का सबसे पहले परिचय। सर, मैं निर्मल पवार, चेयरपर्सन महात्मा ज्योतिराव फुले, जयपुर से हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये था कि व्यापारियों के पास समस्याएं तो हैं लेकिन उनके समाधान भी हैं। जो नई सरकार बनती है वो उन समस्याओं को सुन के समाधान पे गौर करे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 5 साल में देखने को आई
वो थी कि इन्वेस्टमेंट बहुत वीक रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत वीक रहा, और जैसे पहले हमने बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट से अच्छे से बात सुनी है, साथ में इन दोनों के कारण से एम्प्लॉयमेंट बहुत वीक हो गया। तो मेरा सबसे पहला कहना तो ये है कि निसंदेह सरकार बदल रही है और नई सरकार को सबसे पहले इन 3 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप देखें कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे किसी भी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट हो, वो 6 से 7% से ज़्यादा नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की तरफ सरकार, आने वाली सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है। पवार जी, आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहा, बहुत कम रहा या रहा, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ सबसे पहले तो यहाँ का एनवायरनमेंट, नंबर 2 प्रॉपर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होना, और तीसरा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन उसका। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रही, जिसकी वजह से राजस्थान में जो प्रॉपर डेवलपमेंट किसी भी सेक्टर में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपकी नजर में नोटबंदी और जीएसटी ने भी इसको कमजोर किया है या फिर व्यापार जगत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? डेफिनेटली इससे बहुत फर्क पड़ा है। ये दोनों स्टेप का एक साथ हो जाना भारत सरकार की तरफ से पूरे देश भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, एम्प्लॉयमेंट पर, फिर से मैं कहूँगा कि बिजनेस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फर्क है। और देखिए, जैसे अब जब पहले जिक्र हो रहा था कि यहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट अगर मिलेगा तो घर परिवार, फैमिली, मदर फादर, उसका एनवायरनमेंट, उसकी माँ, उसके पिताजी, पूरा परिवार अपने आप को सुखी महसूस करेगा। इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। इन्वेस्टमेंट ही कमजोर था जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया तो कई तरह की परेशानियों का सामना भी जो है वो करना पड़ा। और सीधे तौर पर व्यापार जगत से जुड़े सभी दिग्गज एक सुर में यहां पर मान रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से व्यापार पर बहुत फर्क पड़ा है। सभी मिलकर एक आवाज में ये भी कह रहे हैं कि अगर नई सरकार बनती है, पुरानी सरकार अगर रिपीट होती है तब भी, और अगर कोई नई पार्टी सरकार बनाती है तब भी, ये सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दे और उसके बाद व्यापारियों को एक ऐसा वातावरण मुहैया करवाए जिसकी वजह से व्यापारी आराम से बिजनेस कर पाए। क्योंकि ये सारे व्यापारी वर्ग ये चाहते हैं कि राजस्थान की पहचान सिर्फ टूरिज्म वर्ग की वजह से ना हो, बल्कि राजस्थान की पहचान व्यापार जगत की वजह से भी हो। क्योंकि महाराष्ट्र या गुजरात, इसके बाद में राजस्थान का कहीं जाकर नंबर आता है, जबकि राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी दूसरी जगहों पर जाकर बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो जगह भी मशहूर हुई है। सर, आपका नाम? आनंद कहिया, मैं सीईओ शाकंभरी फूड प्रोडक्ट। हमारी प्रोसेस फूड की इंडस्ट्री है और नई सरकार का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम मैं नई सरकार से आग्रह करूंगा कि जो एमएसएमई सेक्टर जो है पिछले इस गवर्नमेंट में उसके लिए कुछ नहीं हुआ। तो जैसे पवार साहब ने बताया, अगर अपन एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी हद तक समस्या इससे हल हो जाएगी, लोग अपना स्वरोजगार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं गवर्नमेंट से ये करता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट में राजस्थान जो है फूड, प्रोसेस फूड के लिए बहुत थ्रस्ट एरिया है, कभी यहाँ कोई काम नहीं हुआ है फूड, प्रोसेस फूड के लिए। तो मैं गवर्नमेंट से ये करूँगा, नई गवर्नमेंट से, कि प्रोसेस फूड पे ध्यान देवे, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देवे और जो इंस्पेक्टर राज है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके और व्यापारी वर्ग, उद्योगों को बढ़ावा देवे तो काफ़ी कुछ राजस्थान में ग्रोथ हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट को बहुत सहारा मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि आप फूड प्रोसेस के बिजनेस में, फूड प्रोसेस का बिजनेस आज पूरी दुनिया कर रही है, जिसकी वजह से फूड जो है वो किसी भी देश का फूड हो वो दूसरे कोने में पहुंच रहा है, क्योंकि ये फूड प्रोसेस का एक सिस्टम है। राजस्थान इसके अंदर आप मानते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आप फूड प्रोसेस के अंदर आए, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? प्रोसेस फूड में यहाँ राजस्थान में कोई बेसिक सुविधा ही नहीं है, मतलब लेबोरेटरी नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है फूड का, अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि अगर हम किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देना चाहे तो देयर नॉट स्किल प्रोसेस फूड के लिए। मतलब गवर्नमेंट को अभी भी ये नया लगता है कि ये प्रोसेस फूड नया है और यहाँ अगर आप ढूंढने जाते हो तो आपको कोई स्किल लेबर नहीं मिलेगी, कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा जो आपको गाइड कर सके। और इसके पहले, मतलब 5 साल पहले इस पर सब्सिडी थी, वो इस गवर्नमेंट ने आई बंद कर दी सब्सिडी। तो अच्छा, ये जो सेक्टर है इसके साथ एक जो अपने इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, जो किसान है,
किसान इससे जुड़ा हुआ है जी। ठीक है ना, किसान को इससे मतलब बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा अगर अपन प्रोसेस फूड में नई नई चीजें लाएंगे। अच्छा, पूरा वर्ल्ड का मार्केट में इंडिया की बहुत बड़ी डिमांड है प्रोसेस फूड की। अगर अपन उसको नया सिस्टम से देखेंगे तो अगर आपको अगर परमिशन लेने जाना है तो आपको मतलब चक्कर खाने पड़ेंगे, कोई परमिशन मिलती नहीं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की इंस्पेक्टर राज इतना है कि कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर अपने इंडिया की रीढ़ की हड्डी किसान को अगर अपन छोटे उद्योग के साथ में जोड़ें और पूरा वर्ल्ड, पूरे इंडिया के मार्केट में, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में इंडिया के प्रोसेस फूड की बहुत डिमांड है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, इन्होंने चूंकि किसानों की आवाज उठाई है तो किसानों से जुड़ा हुआ भी मेडिकल का सीधा सीधा एक मुद्दा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किसान जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। किसान जो फसल उगाता है, किसान जो अनाज उगाता है, जो हर तबके में पहुंचती है, चाहे वो बड़ा तबका या छोटा तबका हो, हम उसी किसान की मेहनत का जो है वो दिन में 2 समय खाते हैं। अब ऐसी फसलें होने लगी हैं जो फास्ट होती हैं, जिनमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, और फिर जो है वो सीधा आपसे जुड़ जाता है मामला, सीधा मेडिकल से जुड़ जाता है। इसके लिए भी आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होने लगा है, क्वालिटी गिरने लगी है, तेज फसलें उगने लगी हैं और जल्दी प्रोडक्ट जो है वो बाजार में जाने लगा है। देखो भंवर जी, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि राइट टू हेल्थ सबका विषय होता है, सब आम जन का, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। लेकिन स्वास्थ्य उन चीजों से अच्छा रहता है जो अपन खाना अच्छा खाते हैं। आपने बोला कि डेवलपमेंट और ग्रोथ आपके फूड की अच्छी होगी, केमिकल्स आपने डाले, लेकिन केमिकल्स ऐसे होने चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। आज आप देखते हो कि आपका प्रोडक्शन तो काफी बढ़ गया, लेकिन यंग लोगों को 20-20, 25-25, 30-30 साल लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई। पहले हार्ट की प्रॉब्लम होती थी 60-70 के बाद में, आज बिकॉज ऑफ ओवर यूज केमिकल्स, इनकी वजह से हृदय की प्रॉब्लम ज्यादा होने लग गई। तो इस पे भी हमको नियंत्रण करना चाहिए और इस पे भी हमारे किसानों को हमको अवेयर करना चाहिए कि आप प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है प्रोडक्शन, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में भी आपको जागरूक रहना चाहिए। इसमें एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक खेती अपने लिए करें, वो अपने स्वास्थ्य के लिए जो भी वहां पे आप चीजें उगा रहे हैं वो काफी बेटर होती है ऑर्गेनिक खेती। ठीक है सर, बात किसान और जवान दोनों की हो गई। व्यापार में कई तरह की समस्याओं का भी सामना आपने जो है वो बता दिया। आपके पीछे बैठे व्यापारी सहयोगी ने कहा कि इंस्पेक्टर राज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो है इंस्पेक्टर राज की वजह से भी ये भी नई सरकार ध्यान दे, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा सुविधाएं व्यापारियों को मुहैया करवाई जाएगी, व्यापारी उतने अच्छे से डिलीवर करेगा, जिससे न केवल समाज को बल्कि स्टेट को, देश को लाभ पहुंचेगा। जी हाँ, एक्चुअली देखिए, जहाँ तक नीतियों की बात करें तो हमेशा से ही नीतियां तो बहुत अच्छी रही हैं, उनके क्रियान्वयन की थोड़ी सी कमी रहती है और उसमें जो है जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर अच्छी गवर्नेंस होगी वहाँ पर सारे निर्णय जल्दी होंगे और जैसा हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम एक निश्चित समय में ग्राहक को सामान की डिलीवरी दें और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, वैसे ही हम भी सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो हमारी अप्रूवल्स हैं, उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाए और ये बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने बताया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टाइमली अप्रूवल्स मिलने से हमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और देखिए, व्यापार और उद्योग जगत के अलावा भी मैं चाहूँगा कि जो नई सरकार है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट और सामाजिक सुरक्षा, ये सब होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखिए, जयपुर शहर अपनी हेरिटेज के लिए जाना जाता है, लेकिन अब जयपुर शहर का विकास बाहरी क्षेत्रों में भी होने लगा है और हम नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्टिकल डेवलपमेंट हो और थोड़ा सा शहर का विस्तार भी बढ़ता है। हमने देखा है कि हर विकसित शहर के पास छोटे सैटेलाइट टाउन्स होते हैं, सबर्बन एरियाज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे एरियाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, जिससे वाहनों का प्रदूषण कम हो और सड़कों पर भीड़ कम हो। आने वाले समय में पार्किंग और प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्याएं बनने वाली हैं। इसी तरह से देखा जाए तो कचरे का डिस्पोजल, ये भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। इन चीज़ों का पहले ध्यान दिया जाए। पीने का पानी, अब इसके बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। देखिए, ये बात फिर से घूम फिर के केमिकल पे आ जाती है। जी, तो ये है कि हमें न केवल वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बल्कि
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी, और जयपुर का जिस तरह से विकास हो रहा है और जिस तरह से यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके दबाव को कोप अप करने के लिए हमें यहाँ पर जल संसाधनों का पूरी व्यवस्था करनी। पानी की गुणवत्ता में कमी आई, इसीलिए पानी व्यापार बन चुका है पिछले 30 सालों के अंदर। आप रियल एस्टेट से हैं सर, रियल एस्टेट के अंदर भी कई तरह की शिकायतें आती हैं। प्रधानमंत्री भी जो है वो रियल एस्टेट को लेकर अपने शुरुआती भाषणों के अंदर जिक्र कर चुके हैं। आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है, रियल एस्टेट टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं करता। जिन लोगों की फ्लैटों की बुकिंग होती है उनको लेकर जो है वो कई तरह के मामले सामने आते हैं। इसको लेकर आपकी तरफ से भी एक ऐसा स्टैंड लिया जाना चाहिए प्रॉपर्टी की तरफ से, रियल एस्टेट की वजह से, कि लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर जो है वो लाभ मिले। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान ये एक आधारभूत सुविधाएं हैं जो कि पब्लिक को उपलब्ध होनी चाहिए। आपने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ डिले होती है, मैं ये मानता हूं, परंतु उस डिले के कई कारण हैं। जैसे अभी बजरी का उपलब्ध नहीं होना, राज्य सरकार के पॉलिसी जीएसटी लगा देना एवं नोटबंदी, परंतु उसके बावजूद भी राजस्थान में सभी बिल्डर्स प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2022 तक सबको आवास मिले, उसमें लगे हुए हैं और बिल्डर्स पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आवास देने का, वो गरीबों के लिए है, बिल्डर उनको जो है वो आवास देंगे सर? नहीं, प्रधानमंत्री का जो सपना है वो सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, सभी के लिए है और बिल्डर्स उसमें कार्यरत है। जो भी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के फ्लैट्स जो बन रहे हैं वो सभी बिल्डर्स मिलकर के बना रहे हैं और मेरा मानना है कि बिल्डर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस बात में कि सबको आवास मिले। हमारे साथ पूरे राजस्थान के व्यापारी वर्ग जगत के लोग हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, नए सरकार का वेलकम कर रहे हैं। ना केवल इन्होंने अपनी समस्याएं बताई है बल्कि इन्होंने बहुत खुले दिल से उनके समाधान भी बताए हैं। अगर नई सरकार आती है, चाहे वो सरकार रिपीट करती है या फिर कोई नई पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, इनके हितों को ध्यान में रखे। और बहुत अच्छी टर्म इन्होंने यहां पर इस्तेमाल की कि हम अच्छा खेलना जानते हैं, अगर सरकार हमें अच्छा पिच दे तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो समाज की दशा और दिशा ठीक होगी, जिससे सीधा लाभ जो है वो देश को मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम एक उम्मीद में आज इतना ही। नमस्कार।